साल 1969 में कोलंबिया के डेंस जंगलों में फॉरेस्ट रेंजर्स को एक ऐसी चीज मिली जो नॉर्मल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से बिल्कुल अलग थी। एक जेनेटिक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट जिसके सरफेस पर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एनग्रेविंग्स बने हुए थे। इन एनग्रेविंग्स के पैटर्न ना किसी नोन एंशिएंट लैंग्वेज से मैच करता था, ना ही किसी नोन सिविलाइजेशन के सिंबल्स से। आज के दिन 50 साल से ज्यादा टाइम बीत चुका है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी कंक्लूसिवली ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये ऑब्जेक्ट किस टेक्नोलॉजी से बना था या किस पर्पस के लिए यूज होता था। और ये कोई एक इकलौता केस नहीं है। दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट से साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते रहे हैं जो ऑफिशियली हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, मटेरियल प्रिसीशन और इंजीनियरिंग एक्यूरेसी आज के स्टैंडर्ड से भी सरप्राइजिंगली एडवांस्ड लगती है। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स इन्हें लॉस्ट सिविलाइजेशन का प्रूफ मानते हैं, तो कुछ लोग ये पॉसिबिलिटी रेज करते हैं कि शायद ह्यूमन हिस्ट्री जितनी हमें बताई गई है उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही हो। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स दिखाने वाले हैं जो हजारों सालों पहले बनाए गए थे, लेकिन इन्हें देखकर आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स हैरान हो जाते हैं। साल 1963 टर्की के कैपिडोशिया रीजन में एक फार्मर अपने बेसमेंट को रेनोवेट करवाने का काम करा रहा था कि तभी उसे उसके बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड केव सिस्टम मिलता है। ये केव इतना मैसिव था जहां हजारों लोग एक साथ रह सकते थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इस फार्मर के घर के नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड सिटी डिस्कवर होता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट पर पहुंचते हैं और एक्सकेवेशन शुरू की जाती है, तो सामने आती है एक पूरे शहर जितना बड़ा स्ट्रक्चर जो जमीन से 85 मीटर तक नीचे फैली हुई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, जिसमें लगभग 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे। यहाँ इस केव के अंदर लिविंग रूम्स, जानवरों के अस्तबल, किचन, फूड स्टोरेज, चर्चेस, स्कूल, हर एक चीज मौजूद थी। लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए इस केव में एक हिडन वेंटिलेशन सिस्टम तक डिजाइन किया गया था, और इसी के साथ यहाँ नीचे हिडन पैसेज सिस्टम्स भी बनाए गए थे ताकि लोग जरूरत के वक्त यहाँ के सीक्रेट डोर्स का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सके। पूरा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली लंबे टाइम तक रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन एंशिएंट टर्की में रहने वाले लोगों ने आखिर किससे बचने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया था? हिस्टोरियंस के मुताबिक इस मैसिव स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के पीछे एक बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक रीजन था। ये पूरा रीजन सदियों तक लगातार बाहरी हमलों का शिकार होता रहा है। कभी रोमन्स, कभी मंगोल्स और कभी अरब फोर्सेस ने इस जमीन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। इसी कंटिन्यूअस थ्रेट ने लोगों को मजबूर किया कि वो एक ऐसा सेटलमेंट बनाएं जहां वो अपने परिवारों, जानवरों और सारे कीमती चीजों को लेकर महीनों तक छिप सके। तो यहाँ के लोकल्स ने इस रीजन के वोल्केनिक रॉक्स को अपने लिए शेल्टर बनाने में इस्तेमाल किया। इन रॉक्स की खासियत ये है कि ये जब जमीन के अंदर होती है तब इसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब ये हवा के कांटेक्ट में आती है तो ये कंक्रीट की तरह टफ बन जाती है। और ये स्टोन्स बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल थे किसी भी बंकर के लिए। तो जब कभी भी इन पर हमला होता था तो ये पूरा शहर इन्हीं केव्स में महीनों के लिए छुप जाते थे और एंट्रेंसेस में हजारों किलो के पत्थरों के डोर्स से ब्लॉक कर दिया जाता था, जिन्हें सिर्फ अंदर से ही खोला जाता था। और इस मेगा स्ट्रक्चर का नाम डेरिनकुयू रखा गया है। इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ उसका डिजाइन था। हर सेक्शन को इंडिपेंडेंट रखा गया था, लेकिन साथ ही एक ही सेंट्रल सिस्टम से हर एक सेक्शन कनेक्टेड भी था। अगर इस केव का एक हिस्सा डैमेज भी हो जाता तब भी बाकी के स्ट्रक्चर्स पूरी तरह फंक्शनेबल रहते। इस केव का एग्जैक्ट एज आज तक कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन आर्किटेक्चरल स्टाइल और मटेरियल के बेसिस पर हिस्टोरियंस इसे अर्ली मेडिवल पीरियड के आसपास डेट करते हैं, लगभग 800 से 1200 एडी के बीच। और उसी टाइम साउथ पैसिफिक ओशन में एक और मेगालिथिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रही थी, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 1200 से 1500 एडी के आसपास वेस्ट
वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के बीचों बीच माइक्रोनेशिया के पास एक जगह है पोनपे आइलैंड, और इसी आइलैंड के कोस्ट पर पानी के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे आज से लगभग 800 साल पहले बनाया गया था। ये कोई एक आइलैंड नहीं है, ये टोटल 92 मैन-मेड आइलैंड का एक पूरा नेटवर्क है जो नैरो कैनाल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस जगह को आज हम नैन मेडोल के नाम से जानते हैं। नैन मेडोल के सारे आइलैंड्स ब्लैक बसॉल्ट रॉक से बनाए गए हैं। यहाँ मौजूद हर एक स्टोन का वेट 5 से लेके 50 टन के बीच है और यहाँ की वॉल्स लगभग 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पत्थर मेनलैंड से बैम्बू के राफ्ट पर लोड करके समंदर के रास्ते यहाँ लाए गए थे, जिसके बाद इन सारे पत्थरों को पानी के ऊपर एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ एक के ऊपर एक स्टैक करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। इस शहर में अपने पीक टाइम पर लगभग 25,000 लोग रहते थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जितने स्किल्ड वर्कर्स और रिसोर्सेस चाहिए होती थी उतने पोम्पे आइलैंड पर अवेलेबल नहीं थे। इसी वजह से लोकल लोग आज भी मानते हैं कि नैन मेडोल का ये आइलैंड 2 जादूगर भाइयों ने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया था और मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट मॉडर्न डिवाइसेस से इन बेसॉल्ट रॉक फॉर्मेशन की टेस्टिंग करते हैं तो कई बार उनके इंस्ट्रूमेंट्स मैल फंक्शन करने लग जाते हैं, और इसी वजह से कुछ लोकल्स का मानना है कि ये बेसॉल्ट रॉक्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है बल्कि किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पावर सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, जहां से किसी अननोन टाइप की एनर्जी या रेडिएशन निकलती हो। सालों बाद जब 1907 में जर्मन गवर्नमेंट ऑफिसर विक्टर बर्ग जब इस शहर के बेसमेंट में मौजूद एक पुराने टॉम को ओपन करता है तो उसे सीवियर अनईजीनेस फील होती है और मिस्टीरियसली कुछ ही दिनों के अंदर विक्टर बर्ग की मौत हो जाती है। लेकिन इन सारे मिस्ट्रीज के बीच सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये रह जाता है कि इतना कॉम्प्लेक्स, प्लान्ड और रिसोर्स हेवी स्ट्रक्चर आखिर बनाया ही क्यों गया था। नैन मेडोल को बनाने का प्राइमरी रीजन था पॉलिटिकल कंट्रोल। ये शहर सौदेलियर डायनेस्टी का कैपिटल था जो पोम्पेई आइलैंड पर रूल करती थी, और रूलर ने जानबूझकर अपना रेसिडेंस मेनलैंड से अलग पानी के ऊपर बनवाया था। इस सेपरेशन का मतलब था कि पावर को फिजिकली और मेंटली बाकी जनता से दूर अनरीचेबल रखा जाए। नैन मेडोल के 92 आइलैंड्स में हर एक आइलैंड का फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था। कुछ आइलैंड्स सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए थे तो कुछ प्रीस्ट और रिचुअल्स के लिए। बाकी आइलैंड्स में फूड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स रखे जाते थे। कॉमन पॉपुलेशन को यहाँ परमानेंटली रहने की परमिशन नहीं थी। यहाँ का एक्सेस स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड था। यहाँ अंदर आने और बाहर जाने का इकलौता रास्ता जो यहाँ के कैनाल्स थे उन्हें नैरो रखे गए ताकि मूवमेंट लिमिटेड रह सके। जो कोई भी रूलर्स के अगेंस्ट जाते थे उन्हें यहाँ लाके इन आइसोलेटेड आइलैंड्स पर भेज दिया जाता था जहाँ सारी सप्लाई बाहर से कंट्रोल होती थी। इसीलिए नैन मेडोल टेक्निकली दुनिया का सबसे पहला आइसोलेशन चेंबर था जहाँ रेजिस्टेंस बिना वायलेंस के तोड़ दिया जाता था। इसी के साथ इस जगह की रिलीजियस एंगल भी इम्पोर्टेंट थी। रूलर्स और उनकी फैमिली यहाँ से अपने डिवाइन ऑथोरिटी के साथ एसोसिएट करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स सिर्फ दुनिया के बाहर के रीजन्स में ही नहीं मिलते बल्कि हमारे अपने देश में भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद है जो एंशिएंट क्राफ्टमैनशिप की डेफिनेशन को ही रीडिफाइन कर देते हैं। इनमें से एक सबसे रिमार्केबल एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का इलोरा टेम्पल। ये स्ट्रक्चर इसीलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बड़ा है बल्कि इसीलिए क्योंकि ये कैसे बनाया गया है। जब आप पहली बार कैलासा टेम्पल को देखते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि इस स्ट्रक्चर को आखिर बनाया कैसे गया होगा। किसी भी मॉडर्न या एंशिएंट कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले रूल के मुताबिक पहले फाउंडेशन, फिर वॉल्स और फिर रूफ बनाई जाती है, लेकिन यहाँ ये लॉजिक कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ये पूरा टेम्पल एक जायंट रॉक को काट कर बनाया गया है टॉप से बॉटम तक, यानी पहले छत, फिर फ्लोर्स और सबसे आखिर में बेस। स्केल को समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन काफी है। जब भी कोई क्राफ्ट्समैन
किसी ब्लॉक ऑफ मटेरियल को शेप देता है तो वो पहले अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करता है और धीरे धीरे फाइनल फॉर्म निकलता जाता है। यहाँ वही टेक्निक यूज की गई है, लेकिन ये एक 9 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा स्ट्रक्चर निकालने के लिए किया गया था। इस पहाड़ के अंदर से हजारों डिटेल कार्विंग्स निकाली गई, कहीं एलिफेंट्स, कहीं डेटीज, कहीं इंट्रिकेट पिलर्स, और हर जगह प्रिसीशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस टेम्पल को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन से ज्यादा पत्थरों को रिमूव किया गया। अगर इस एक्स्ट्रा पत्थरों को अगर ट्रेन के डब्बों में भरे जाए तो वो ट्रेन लगभग 40 किलोमीटर लंबी होगी। स्केल समझने के लिए इस प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट ये था कि यहाँ मिस्टेक की कोई स्कोप नहीं थी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसी भी जगह से जोड़कर बनाया नहीं गया था। जो भी कार्विंग्स गलत होती उसे रिप्लेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और फिर भी ये पूरा काम लगभग 18 सालों में कंप्लीट हो चुका था। इसका मतलब कि हर दिन एवरेज 30 टन के आसपास पत्थरों को रिमूव किया गया होगा, वो भी बिना मॉडर्न मशीन्स, बिना क्रेन्स, बिना किसी पावर टूल्स के। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस स्पीड का एक बड़ा रीजन था वर्टिकल एक्सकेवेशन मेथड। इस कंस्ट्रक्शन में कहीं से भी हैवी स्टोन्स की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि पिरामिड्स के केस में हुआ। जो भी पत्थर काटा गया ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे गिरता गया, और इन एक्सेस पत्थरों को बाकी के एरियाज को लेवल करने और पाथवेज बनाने में यूज किया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना नेचुरल है कि सिर्फ छेनी और हथौड़े से इतने बड़े पहाड़ को कैसे काटा गया होगा। इसका प्रोसेस एक्चुअली काफी स्मार्ट है। सबसे पहले वर्कर्स स्टील के छेनी और हथौड़े से पत्थर पर छोटे छोटे लाइंस बनाते थे। फिर उन कट्स के अंदर लकड़ी के छोटे टुकड़ों को डाला जाता था। उसके बाद लकड़ी के टुकड़ों पर धीरे धीरे पानी डाला जाता था। लकड़ी पानी सोख करके फूल जाती थी और अंदर से प्रेशर बनाकर पत्थरों को क्रैक कर देती थी, जिससे पत्थर अपनी नेचुरल क्रैक लाइन से बिल्कुल परफेक्टली टूट जाता था। इसीलिए कटिंग ज्यादा कंट्रोल्ड होती थी। ये टेम्पल उस दौर में बना जब ना सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बल्कि एडवांस्ड मैकेनिकल टूल्स भी मौजूद नहीं थे। फिर भी जो रिजल्ट निकला वो आज भी इंटैक्ट खड़ा है। ये सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग का एक लाइव एग्जाम्पल बनके आज भी हमारे बीच मौजूद है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली डिस्कवरी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में होती है। यहाँ एक बहुत पुराना पहाड़ है गुनुंग पदांग। यहाँ के लोकल्स इसे हजारों सालों से सेक्रेड मानते हुए आए हैं, और लोकल लोग यहाँ अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन साल 2010 में कुछ जियोलॉजिस्ट इस साइट का साइंटिफिक स्टडी करने का फैसला करते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए रिसर्चर्स ने इस पहाड़ के नीचे एक अनयूजुअल लेयर्ड स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया। फर्दर एनालिसिस से पता चला कि ये स्ट्रक्चर इस पहाड़ के 30 मीटर नीचे दफन है। जब वहाँ ड्रिलिंग करके पत्थरों के सैंपल्स निकाले गए और उनका रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया, तो ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लगभग 20,000 साल पुराने डेट किए गए। और ये डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 20,000 साल पहले अर्थ लास्ट आइस एज में से गुजर रही थी। उस टाइम ह्यूमंस मोस्टली हंटर गैदरर्स थे। तब भी ह्यूमंस केव्स में रहते थे और परमानेंट सेटलमेंट्स भी बनाए नहीं गए थे। तो आखिर तब के इंसानों ने इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे बनाया होगा, ये अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया भर में इस साइट पर रिसर्च और डिबेट स्टार्ट हो जाती है। आज भी रिसर्चर्स मल्टीपल साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसिव स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे। गुनुंग पदांग अभी भी एक मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग साइट है। ये हमारी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।